नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे जयशंकर प्रसाद की एक और कविता बीती विभावरी जागरी। तो आइए सबसे पहले कविता के संदर्भ को देखते हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। इस कविता में एक सखी दूसरे को संबोधित करते हुए कह रही है। तो एक सखी दूसरे को संबोधित कर रही है, दूसरी सखी जो है वह सोई हुई है और उसको जगाते हुए पहले सखी उससे कह रही है कि प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ जाग गई है, यानी कि सवेरा हो गया है। तब तुम ही क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य लेकर सो रहे हो, यानी कि अब उठ जाओ। ठीक है, तो आइए अब कविता को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या समझते हैं। ध्यान दीजिए, कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी कहते हैं कि एक स्त्री पनघट पर पहुंचकर घड़ा डुबो रही है। स्त्री है उषा। यहाँ पे स्त्री को उषा के रूप में माना गया है, पनघट को आकाश और घड़ा को तारे के रूप में माना गया है। अर्थात उषा आकाश में तारों को डुबो रही है। इसका अर्थ हुआ कि सुबह हो रही है और आकाश में तारे डूब रहे हैं। जैसे सुबह होती है तो आकाश में तारे धूमिल होने लगते हैं, डूबते हुए दिखते हैं, है ना। तो एक सखी दूसरी सोई हुई सखी से को उठाते हुए कहती है कि सखी उठ, अब रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। यानी कि उषा रूपी जो स्त्री है वह आकाश को उन्होंने पनघट माना है, तो आकाश रूपी पनघट हो गया और तारे रूपी घड़े, यानी कि घड़े को तारे के रूप में माना, घड़े के रूप में माना गया है, तो वो उसे डुबो रही है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि उषा काल हो गया, यानी प्रातः हो गया है। तो आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है, यानी कि रात के समय जिस तरह से आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, अब वो अंधेरा हट गया है और आसमानी रंग दिखने लगा, आकाश का रंग दिखाई देने लगा है। अब जानते हैं कि पानी का रंग भी आसमानी ही दिखता है ना। इसलिए यहाँ आकाश की कल्पना पानी भरने के घाट के रूप में की गई है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कहा था कि पनघट है आकाश, ठीक है, यानी कि पनघट को, घाट को आकाश के रूप में कहा गया है क्योंकि पानी भी नीले कलर का होता है और आकाश भी नीले रंग का होता है। तो आकाश का रंग बदल रहा है और तारों की जो झिलमिलाहट है, यानी कि तारों की जो रोशनी है वो हल्की होते होते लुप्त होती जा रही है। यानी कि तारों, रात के समय तारों में जो चमक थी, अब वो सवेरा होने के कारण धीरे धीरे उसकी जो चमक है वो लुप्त हो रही है। जैसे घड़ा देखते देखते गुडुप से पानी में डूब जाता है ना। अगर घड़े को हम पानी में डुबाए तो देखते देखते ही घड़ा पानी में डूब जाता है और उसमें जल भर जाता है। उसी तरह से सवेरा होते होते, सवेरा जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे तारों का जो चमक है वो धूमिल हो रहा है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। फिर कवि कहते हैं कि प्रातःकाल हो गया है। इस तथ्य पर बल देते हुए सखी कहती है कि पक्षियों के कलरव, खग यानी पक्षी, ठीक है, तो पक्षियों का जो कलरव है ना, वो स्वर, जैसे सुबह होता है उसके बाद पक्षियों की आवाज़ें, पक्षियों के संगीत सुनाई देने लगते हैं, तो उसी तरह से सखी अपनी सखी को उठाती हुई कहती है कि सवेरा हो गया है, जिसकी वजह से पक्षियों का कलरव के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं और कोंपल के आंचल में थिरकन हो रही है। अर्थात धीमी धीमी हवा से कोंपले थिरकने, जो कोंपले हैं उनके, या फिर जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं, डालियां हैं, वो भी हवा से थिरक रही हैं। ठीक है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोंपले जो है वो थिरकने लगी है। और सुनो, यह लता भी अपने अधखिले फूल रूपी नगरी में नया रस भर लाई है। ठीक है, और यहाँ पे है ना, देखिए, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई,
फिर सखी कहती है ये जो लतिका है यानी लता है ये भी एक नया रस भर के ले आई है अपने फूलों में, यानी कि सवेरा हो चुका है। कली से फूल बनने की जो प्रक्रिया है वो भी हो गई है, यानी कली जो कल तक कली थी वो अब फूल बन गई है। तो कली से फूल बनने की प्रक्रिया में अधिकिले फूल की आकृति कलश यानी गगरी की जैसी होती है और बीच में ताज़ा रस से पूर्ण पराग होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि पराग जो होता है वो फूल के एकदम बीच में होता है ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, यानी कि वो अपनी गगरी को यानी कली में जो पराग रहता है उसे भी उसने क्या किया, रस से भर दिया है। अतः यहाँ अधिकिले फूल और रस से भरी गागरी की समानता के आधार पर सुंदर रूपक बन गया है। ठीक है, आगे की पंक्ति देखते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मल यज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहाग सी। फिर कहती है सखी कि प्रातः काल की सूचना देने के साथ साथ वह अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रियाकलापों में लगा हुआ है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, पर तू जो है जब सारा संसार अपने क्रियाकलाप में अपने दैनिक कार्य में लग गया, ऐसे में तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए और अपने केशों में सुगंधित वायु को समेट तथा आंखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। यहाँ है ना, अधरों में राग अमंद पिए, तो इसका अर्थ है कि अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए, अलकों में मलयज बंद किए, है ना, यानी कि केशों में सुगंधित वायु को समेटे हुए, और साथ में आँखों में यहाँ पे देखिए रात की खुमारी लिए, आँखों में भरे बिहागरी, है ना, अभी तक सोई हुई है। अगर तू उठे तो प्रकृति को सौंदर्य, मानवीय उमंग और उल्लास से और अधिक निखर उठेगा। तो कहती है कि अगर तू उठे तो प्रकृति और अधिक निखरी हुई लगेगी। ठीक है, इस तरह से इस कविता के माध्यम से एक सखी दूसरी सखी को प्रकृति के बारे में बताते हुए उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए अपनी सखी को उठा रही है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।